आज हम आप लोगों को एनसीईआरटी बायोलॉजी से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर को समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है, इनमें से बताना है। तो इसमें से आंसर सही होगा दूसरा यानी बी वाला, कीरोपेटेरोफिली। कीरोपेटेरोफिली। आपको बता दें कि केरोफेटेरोफिली का मतलब होता है जतुका परागण। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? जतुका परागण। यानी चमगादड़ द्वारा परागण जो होता है उसे ही जतुका परागण कहा जाता है। और ये आता किसके अंतर्गत है? तो ये जंतु परागण के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, घोंघे द्वारा परागण कहलाता है। घोंघों के द्वारा होने वाला परागण कौन सा है? इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है घोंघे के द्वारा होने वाला परागण है। तो ऑप्शन इसमें सही होगा पहला, मेलिकोफिली। मेलिकोफिली का अर्थ है गैस्ट्रोपॉड परागण, जिसे घोंघों आदि के द्वारा परागण बोला जाता है। यह भी जंतु परागण के अंतर्गत ही आता है। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ बीजांड बीजांड वृंत से जुड़ता है कहलाता है। यानी उस स्थान का नाम बताना है जहाँ पर बीजांड बीजांड वृंत से जुड़ता है। निभाग, बीजांड द्वार, बीजांडकाय, नाभिका। तो इसमें से आंसर सही होगा डी, नाभिका। बता दें कि हर एक बीजांड अथवा ओव्यूल, बीजांड को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ओव्यूल, एक छोटे से वृंत के द्वारा बीजांडासन से जुड़ा रहता है और इस वृंत को बीजांड वृंत कहा जाता है। और जिस जगह से बीजांड वृंत बीजांड से जुड़ता है उस स्थान को नाभिका कहा जाता है, अथवा उसे ही हाइलम भी कहते हैं। नाभिका अथवा हाइलम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश कहलाता है। पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश कहलाता है। पोरोगैमी, डाइकोगैमी, जीनोगैमी, मीजोगैमी। क्या कहलाएगा इसमें से? तो इसमें से आंसर सही होगा पहला, पोरोगैमी कहलाता है। बताते चलें कि पराग नलिका बीजांड में कई तरीके से प्रवेश करती है, जिसमें से बीजांड द्वारी प्रवेश को पोरोगैमी कहा जाता है और निभागीय प्रवेश को चैलजोगैमी कहा जाता है और अध्यावरणीय प्रवेश को मीसोगैमी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिना निषेचन फल के विकास को कहते हैं। यानी बिना निषेचन के ही फल बन जाए, इसको क्या कहा जाता है? अनिषेक जनन, अनिषेक फलन, एगोमोस्पर्मी और हेटेरोस्टाइली। क्या कहा जाएगा? तो बिना निषेचन फल के विकास को अनिषेक फलन कहा जाता है। अनिषेक फलन, इसमें ऑप्शन से होगा बी वाला। अगला प्रश्न है, निषेचन की खोज किसने की? निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की थी? नवासीन ने, स्ट्रासबर्गर ने, लेवेनहॉक ने, रॉबर्ट हुक ने। निषेचन की खोज किसने की इनमें से? तो ऑप्शन सही होगा बी, निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी। आपको बता दें कि स्ट्रासबर्गर ने सन 1884 ईस्वी में सबसे पहले निषेचन की खोज की थी, जबकि जो नवासिन हैं इन्होंने सन 1898 में द्विनिषेचन और त्रिसमेकन के बारे में बताया था। और जो ल्यूवेनहॉक हैं 1719 में इन्होंने बहुभ्रूणता की खोज की थी। और जो रॉबर्ट हुक हैं इन्होंने कोशिका की खोज की थी। आते हैं अगले प्रश्न पर, जब बीजांड में बीजांड वृंत, निभाग तथा बीजांड द्वार एक ही सीध में होते हैं तो बीजांड क्या कहलाता है? एनाट्रोपस, आर्थोट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, एम्फी एनाट्रोपस। बताना है कि जब बीजांड में बीजांड वृंत, निभाग और बीजांड द्वार तीनों एक ही सीध में होते हैं तो उस बीजांड को क्या कहा जाता है? आंसर सही होगा इसमें बी वाला, आर्थोट्रोपस कहा जाता है। जबकि जो एनाट्रोपस है, एनाट्रोपस में बीजांड उल्टा होता है और बीजांड द्वार नीचे की तरफ बीजांड वृंत के पास में बिल्कुल आ जाता है। मतलब एनाट्रोपस में केवल बीजांड द्वार और निभाग ही सीध में होते हैं, जबकि हेमीट्रोपस में, जो हेमीट्रोपस है, हेमीट्रोपस में बीजांड वृंत और निभाग एक सीधी रेखा में होते हैं। और एम्फीट्रोपस में बीजांड अनुप्रस्थ अवस्था में बीजांड वृंत के साथ समकोण बनाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर, जब एक भ्रूणकोश में भ्रूण की संख्या एक से अधिक होती है
तब उस स्थिति को कहते हैं। यानी भ्रूण कोश में भ्रूण की संख्या एक से अधिक हो तो उसे क्या कहेंगे? तो पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। पॉली एम्ब्रियोनी, डी सही होगा इसका आंसर। आते हैं अगले प्रश्न पर। बीज के उस अंकुरण को जिसमें बीज पत्र भूमि के ऊपर आ जाते हैं कहते हैं। यानी ऐसा अंकुरण जिसमें बीज पत्र भूमि के ऊपर आ जाते हैं क्या कहा जाता है? अधोभूमिक, भूम्योपरिक, सजीव प्रजता, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आंसर सही होगा बी वाला, भूम्योपरिक। आप लोगों को बता दें कि बीजों का अंकुरण दो प्रकार का होता है, भूम्योपरिक अंकुरण अथवा अंग्रेजी में इसे इपीगिल जर्मिनेशन बोला जाता है, और दूसरा अधोभूमिक अंकुरण, इसे अंग्रेजी में हाइपोगिल जर्मिनेशन बोलते हैं। तो अधोभूमिक अंकुरण में बीजपत्र भूमि के अंदर ही रह जाते हैं, जैसे चना, मटर, मूंगफली, आम, मक्का, इनमें क्या होता है? बीजपत्र भूमि के अंदर ही रह जाते हैं। जबकि जो भूम्योपरिक अंकुरण है, भूम्योपरिक अंकुरण में बीजपत्र भूमि के बाहर निकल आते हैं, जैसे इमली, कपास, खीरा, पपीता, इनमें क्या होता है कि जो बीजपत्र होते हैं भूमि के बाहर निकल आते हैं। तो प्रश्न में यही कहा गया है कि बीज के उस अंकुरण को जिसमें बीजपत्र भूमि के बाहर आ जाते हैं क्या कहते हैं? तो मैंने बताया जिसमें बीजपत्र भूमि के बाहर जाते हैं उसे भूम्योपरिक अंकुरण कहा जाता है। तो ऑप्शन से होगा इसमें बी वाला। अगला प्रश्न है, जब एक फूल के परागकण उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, इस प्रकार के परागण को क्या कहते हैं? कहा गया है जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो ऐसे परागण को क्या कहा जाता है? तो इसमें से आंसर सही होगा जिटेनोगैमी कहा जाता है। जिटेनोगैमी। बता दें कि जिटेनोगैमी एक प्रकार का स्वपरागण ही है, मतलब यह क्रिया स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन के समान ही होती है, जिसमें एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं। अगला प्रश्न है, स्वपरागकण बनने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? स्वपरागकण बने तो कितने अर्धसूत्री विभाजन में बन जाएंगे? तो इसमें से आंसर से होगा 25, 25। यदि आप लोग अर्धसूत्री विभाजन का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल में अपलोडेड है, आप लोग चैनल में जाकर के देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, द्विनिषेचन का अर्थ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। द्विनिषेचन का क्या अर्थ होता है? तो इसमें से आंसर होगा एक नर युग्मक का अंड से तथा दूसरे नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक से संलयन द्विनिषेचन कहलाता है। यानी जब निषेचन होता है तो एक जो नर युग्मक होता है वो अंड कोशिका से संलयित हो जाता है, और जो दूसरा नर युग्मक होता है वो जाकर के द्वितीयक केंद्रक जो बीच में होता है उससे संलयन करता है, तो उसी को द्विनिषेचन कहा जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, स्त्री केसर का वह भाग जो परागकण ग्रहण करता है। स्त्री केसर का वह कौन सा भाग है जो परागकण को ग्रहण करता है? वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र, अंड। तो इसमें से आंसर सही होगा वर्तिकाग्र परागकणों को ग्रहण करता है। चींटी द्वारा परागण को कहते हैं। चींटी के द्वारा होने वाले परागण को क्या कहा जाता है? तो इसमें से आंसर सही होगा मर्मिकोफिली। चींटी के द्वारा जो परागण होता है उसे मर्मिकोफिली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। निषेचन के बाद या फर्टिलाइजेशन के बाद बीजांड किस चीज में बदल जाता है? तो आंसर से होगा इसमें भ्रूणपोष में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है। अंगूर में, आम में, नींबू में, लीची में अनिषेक जनन सामान्य रूप से किस में मिलता है? तो इसमें से आंसर जो होगा पहला, अंगूर में अनिषेक जनन मिलता है। अगला प्रश्न है, मात्र पौधे के समान पौधे मिलते हैं। बीज से, कलम से, फल से, संकरण से। मात्र पौधे यानी जैसे माता पिता हों बिल्कुल वैसे ही उसकी संतान हो, तो इसमें आंसर सही होगा बी, कलम से। मात्र पौधे के समान पौधे कैसे मिलेंगे? कलम करने से। अगला प्रश्न है, मोनोकार्पिक पौधे वह हैं। मोनोकार्पिक पौधे वह हैं जो जीवन चक्र में केवल एक बार पुष्पन करते हैं। यानी ऐसे पौधे जिनके जीवन चक्र में केवल एक बार पुष्पन होता है मोनोकार्पिक पौधे कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्प रूपांतरण है प्ररोह का, मूल का, ए तथा बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। पुष्प किसका रूपांतरण है? तो सभी लोग जानते हैं पुष्प प्ररोह का रूपांतरण है। अगला प्रश्न है,
पराग कण की बाह्य भित्ति बनती है। पराग कण की बाह्य भित्ति किससे बनती है? तो स्पोरोपोलिनिन के द्वारा बनती है, स्पोरोपोलिनिन से बनती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का भाग निषेचन के बाद फल भित्ति बनाता है? फूल का कौन सा वो भाग है जो निषेचन के बाद फल भित्ति का निर्माण करता है? तो अंडाशय भित्ति फल भित्ति का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, बिना निषेचन के भ्रूण विकसित होने को कहते हैं। अगर निषेचन ना हो तो भ्रूण विकसित हो रहा है, उसे क्या कहेंगे? तो असंग जनन कहेंगे, असंग जनन। अगला प्रश्न है, टेपिटम पाई जाती है। टेपिटम पाई जाती है कहाँ? तो परागकोश भित्ति में टेपिटम पाई जाती है। परागकोश की जो भित्ति होती है उसमें टेपिटम होती है। अगला प्रश्न है, जायांग का वह भाग जो पराग कण ग्रहण करता है कहलाता है। अभी इसी प्रश्न को स्त्री केसर के नाम से पूछा गया था। अब देखिए वही प्रश्न आ गया है, जायांग का वह भाग जो पराग कण ग्रहण करता है कहलाता है। तो इसमें आंसर सभी लोग जान गए हैं, वर्तिकाग्र होगा। अगला प्रश्न है, वह द्विलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खिलते हैं प्रदर्शित करते हैं। यानी ऐसे द्विलिंगी पुष्प जो कभी खिलते नहीं हैं क्या दिखाते हैं? तो क्लिस्टोगैमी दिखाते हैं, क्लिस्टोगैमी। अगला प्रश्न है, आवृत बीजियों में भ्रूणपोष होता है। आवृत बीजियों में भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। अगला प्रश्न है, एक पुष्प में विकसित होने वाले फल की प्रकृति में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो इसमें से आंसर सही होगा सी, जायांग की। अगला प्रश्न है, एक आवृत बीजी में 400 परागकणों को उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक होंगे? तो इसमें से आंसर सही होगा 50।